हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जियाओलिंग ने ऑक्टोपस मॉन्स्टर के मीट को यूज करते हुए एक डिश बनाई होती है जो कि खाने से ली होंग के बंदे मना कर रहे होते हैं। वो बंदे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें तो पता ही है ना, हम लोग मॉन्स्टर के मीट को नहीं खा सकते वरना हम लोग पक्का से ना मारे जाएंगे। ली होंग भी बोल रहा होता है कि हाँ, जहाँ तक मुझे पता है हम लोग मॉन्स्टर नहीं खा सकते, अगर तो हम लोगों ने खाया तो हम लोग पक्का से मारे जाएंगे। जियाओलिंग बोल रहा होता है कि मैं गारंटी कर रहा हूँ तुम्हें से किसी को भी ना कुछ नहीं होगा। देखो मेरे पास में ना फिलहाल जो भी कुछ था उसका यूज करते मैं डिश बना दी है, अगर तुम लोगों को खा के इसको हील होना तो ठीक है, और अगर नहीं खाना तो भी कोई बात नहीं। तो अभी जो वहाँ पे वो मांस वाला बंदा होता है वो खाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन खाने के बाद ही वो बोलता है कि ये क्या है, साथ ही अपने मुंह को पकड़ भी लेता है। चिल्लाते हुए आहू और दूसरा बंदा बोल रहे होते हैं, ब्रदर तुम ठीक तो हो ना, कहीं जो ये डिश है पॉइजन तो नहीं थी ना। आगे बढ़ते हुए ली होंग बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए कहा था, ना कि इन लोगों को मारने के लिए। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे खाने की वजह से हमारी दिक्कत और बढ़ गई। पहले सिर्फ ये लोग घायल थे, लेकिन अब इनकी बॉडी के अंदर पॉइजन भी घुस चुका है। तभी वहाँ पे जियाओलिंग को बचाने के लिए ज़ॉम्बी गर्ल बीच में आ जाती है। शर्माते हुए ली होंग बोल रहा होता है, प्लीज मेरे करीब मत आना। तो अभी खुश होते हुए मांस वाला बंदा बोलता है कि आप लोग टेंशन मत लो, असल में ये खाना ना बहुत ज्यादा टेस्टी है। ये इतना टेस्टी है ना कि मैंने आज से पहले इतना टेस्टी खाना खाया ही नहीं था। कहीं से भी खाने में कोई मॉन्स्टर नहीं लग रहा। मेरे को लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम बाद में मैंने ऑक्टोपस खाया है, और इसका जो टेस्ट है ना वो मेरे आज तक खाए हुए किसी भी खाने के मुकाबले बहुत ज्यादा बेटर है। ये खाने के बाद में मुझे यहाँ पे ऐसा फील है कि मैंने वर्ल्ड को जीत लिया है, और इसके आगे ना मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस खाने को खाने के बाद में ना मेरी सोल भी खुश हो गई है, और आप लोगों को भी टेस्ट करके देखना चाहिए। अगर यहाँ पे ऐसा खाने के बाद कोई बंदा मर भी जाए तो भी कोई बात नहीं, वो मरने के बाद भी ना बहुत सेटिस्फाइड रहेगा। वहीं वहाँ पे मांस वाले बंदे के ऐसे रिएक्शन को देखते हुए किसी को बिलीव नहीं हो रहा होता है कि आखिर जो ये खाना है वो इतना टेस्टी कैसे हो सकता है। ली होंग बोल रहा होता है कि जब तक हम लोग खाएंगे नहीं हमें पता नहीं चलेगा, इसी वजह से हम लोग को भी ट्राई करना है कि कैसा लग रहा है। बाकी दोनों बंदे बोल रहे होते हैं कि हाँ, हमें भी ट्राई करना है। आखिर जो ये डिश है वो इतनी कितनी टेस्टी है कि यहाँ पे इसे खाने के बाद बदलते पागल हो रहे हैं। लेकिन वहाँ पे डिश को खाने के बाद में उन लोग का भी सेम रिएक्शन होता है। उन लोगों को बिलीव नहीं हो रहा होता है कि आखिर कोई डिश इतनी डिलीशियस कैसे हो सकती है। तभी आहू को ऑफर करते हुए गिरने वाला बंदा बोल रहा होता है, तुम भी ट्राई करके देखो, मैं गारंटी कर सकता हूँ कि तुम्हें बहुत मजा आएगा। टेस्ट करते हुए आहू बोल रहा होता है तो बहुत टेस्टी है, सच में खा के मजा आ गया। और साथ ही जो वहाँ पे आहू की बॉडी होती है वो भी हील हो जाती है। आहू बोल रहा होता है कि मैंने इससे बेहतरीन खाना आज से पहले कभी नहीं खाया, और ये कितनी कमाल की बात है ना कि ये खाना हम लोग को हील भी कर रहा है, साथ ही मुझे अब जितना भी पेन फील हो रहा था वो गायब हो चुका है। यहाँ तक कि ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी ना पहले के मुकाबले अब काफी ज्यादा पावरफुल हो गई है, एक अलग ही लेवल की एनर्जी ना मेरी बॉडी के अंदर दौड़ रही है। फिर आहू जियाओलिंग से बोलता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है, क्या सच में जो मॉन्स्टर का मीट होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो हम लोग को हील भी कर सकता है। जियाओलिंग बोल रहा होता है कि हाँ, उस मीट के अंदर ना मैंने कुछ चीजें ऐड करी थी जिसकी वजह से उसका टेस्ट पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गया, और उसके अंदर की एविल एनर्जी पूरी तरह से गायब भी हो गई। जियाओलिंग सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने अपनी सबसे पावरफुल एबिलिटी को इन लोगों को शो कर दिया है, और अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि अगर इन लोगों ने मुझसे बोला कि मुझे जिंदगी भर इन लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं इतना पावरफुल तो हूं नहीं कि सबसे फाइट करते हुए यहाँ से निकल जाऊं। पक्का से ये लोग मुझसे खाना बनवाने के लिए ना मेरे को टॉर्चर करेंगे और मारेंगे। मैंने अनजाने में ही अपने लिए ना एक बहुत बड़ा घटा घोन दिया है, चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पे ये लोग हील इस मीट की वजह से नहीं बल्कि मेरी पावर्स की वजह से हो रहे हैं। ली होंग बोल रहा होता है कि मैं सच कहूँ ना तो तुम बहुत ही कमाल के हो, और जितने तुम कमाल के हो उतने तुम अच्छे इंसान भी हो। अभी थोड़ी देर पहले तुम हमसे फाइट कर रहे थे, लेकिन तुमने हमारी हेल्प करी और हम लोग को यहाँ पे बना के तो टेस्टी खाना भी खिलाया। जियाओलिंग सोच रहा होता है, चलो ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि इन लोगों का लीडर ना एक बहुत ही भोला इंसान है, किसी बुरी चीज के बारे में ना ये नहीं सोचेगा। मैंने यहाँ पे इन लोगों की हेल्प करी है, इसके लिए वही बड़ी चीज है। जियाओलिंग बोल रहा होता है कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कॉपरेशन के बारे में बात कर रहे थे, आखिर उस चीज के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। ली होंग बोल रहा होता है कि हाँ, मैं साथ में काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे साथ में काम करने में ना कोई दिक्कत नहीं लग रही। चिढ़ते हुए बाकी टीम के मेंबर्स बोल रहे होते हैं, बॉस आखिर आप क्या कर रहे हो, इस बंदे के साथ में काम करने की ना हम लोग कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है हम लोग इतने घायल होते ही नहीं अगर हम लोग यहाँ पे नहीं आए होते, और हमारे यहाँ पे आने का रुकने का रीजन ये बंदा ही था। तो ऐसा भी कह सकते हैं ना कि यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है वो इसी कमीने की वजह से हुआ है। ऐसे में इसको थैंक यू बोलने का और साथ में काम करने का कोई फायदा नहीं है। जियाओलिंग बोल रहा होता है कि तुम लोग तो यहाँ पे ऐसे शो कर रहे हो जैसे कि पूरी की पूरी गलती ही ना मेरी थी। हाँ, ये बात सच है ना कि मैं तुम लोगों के ऊपर पहले अटैक किया था, पर तुम लोगों ने ये तो नहीं बताया क्या कि तुम लोग क्या कर रहे थे। तुम लोग आए थे मेरे स्टॉल के ऊपर सब कुछ चुराने के लिए, और इसी वजह तुम लोग को रोकने के लिए मैं तुम्हें पीटा था। ब्लैक वाला बंदा बोल रहा होता है कि देखा जाए तो हम लोग बैंडिट्स है,
और हम लोग का तो काम ही यही है कि हम लोग को लोगों लूटना है। और ऐसे में तुम बीच रास्ते में सामान बेच रहे थे, तो फिर हमारे काम के हिसाब से नहीं हमारा फर्ज बनता है कि हम तुम्हें लूटे। इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया। बाकी दोनों बंदे ही बोल रहे होते हैं कि हमेशा ना अपने काम को लेकर लॉयल रहो, कभी भी प्रोफेशनली काम कराना गलत बात नहीं होती। और हम लोग अपना काम पूरे मन से कर रहे थे। ले होंग बोल रहा होता है कि इसी वजह से मैं कहता हूँ कि मेरी टीम बेस्ट है, चाहे ये लोग कहीं भी क्यों ना चले जाए, हमेशा काम के बारे में ही सोच रहे होते हैं। इससे बेहतरीन टीम ना मुझे कभी नहीं मिलेगी। जियाओलिंग बोल रहा होता है कि वैसे मुझे तुम लोगों से ना एक चीज पूछनी थी। तुम लोगों ने कहा था कि तुम बच्चों और लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं पहुंचाते, तो आखिर तुम लोग के पास पे उस वक्त ये ज़ॉम्बी क्या कर रही थी? मैं ये बात मानता हूँ कि ना ये एक म्यूटेंट है, लेकिन अभी भी इसके पास भी ना ह्यूमन गर्ल की बॉडी है और इसके पूरे सेंसेस भी ना वैसे ही काम करते हैं। अगर तुम लोग की इससे फाइट हुई थी तो तुम लोग इसको मार देते, लेकिन इसको कैद करके लेके जाने का कोई सेंस नहीं बनता जब तक कि तुम्हारे मन के अंदर ना इसको लेके गलत इंटेंशन ना हो। वो तीनों ही बोल रहे होते हैं कि असल में यहाँ पे हम लोगों ने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। हाँ, हम ये मानते हैं कि लड़की ज़ॉम्बी है, पर ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी है। इसी वजह से हम लोग इसको पकड़ के ना बहुत सा गिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि कभी भी किसी ह्यूमन को वो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन एक ज़ॉम्बी को वो पक्का से एक्सेप्ट कर लेते। जियाओलिंग बोल रहा होता है तुम सच में काफी ज्यादा अजीब हो। आई चैन बोल रही होती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा। अभी थोड़ी देर पहले ये लोग बोल रहे थे कि ये लोग औरतों और बच्चों को छोड़ देते हैं, लेकिन अब यहाँ पे पता चल रहा है कि इन लोग की नजरें ना एक ज़ॉम्बी के ऊपर थी। मुझे तो ये चीज सोचने में भी ना बहुत बुरी लग रही है। वही लेई बोल रहा होता है लिया, तुम्हें यहाँ पे इन बड़े लोगों की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो बड़े लोग हैं ना ये बहुत ही बेकार बातें कर रहे हैं। मांस वाला बंदा बोल रहा होता है बॉस आखिर यहाँ पे कैसे कर सकते हो? बाकी बंदे बोल रहे होते हैं कि आज तक हम लोग को लगा था कि हमारे जो बॉस है ना वो एक बहुत ही शर्मीले इंसान है, लेकिन यहाँ पे उनके मन में भी ऐसी चीजें थी, हमें पता नहीं था। और बॉस ऐसे में एक ज़ॉम्बी को चुनना ये तो बहुत ज्यादा बेकार है। अगर आपको लड़कियां पसंद भी थी तो हमें बोल देते, आपको हमारे सामने एक्टिंग करने की क्या ही जरूरत थी। शर्माते हुए ली होंग बोल रहा होता है कि मेरे बारे में ना बकवास मत करो, मैंने यहाँ पे इन लोगों को ऐसा कुछ भी करने के लिए मना किया था। इन लोगों ने यहाँ पे जो भी कुछ किया है ना वो अपनी मर्जी से किया है और बदनाम फालतू ही मेरे को कर रहे हैं। फिर चिढ़ते हुए ली होंग बोल रहा होता है कि तुम तीनों यहाँ पे मेरा नाम खराब करना बंद करो और क्लियरली सभी लोगों को बताओ ना कि तुम लोग करना क्या चाहते थे। गिरने वाला बंदा बोल रहा होता है कि आप सभी लोग ना बहुत ज्यादा सोच रहे हो, असल में हम तीनों ने ये काम ना फुली प्लान करके किया था। आहू बोल रहा होता है कि हमारे जो बॉस हैं वो काफी शर्मीले हैं, यहाँ तक कि लड़कियों को देखने के साथ ही ना ये भागना स्टार्ट कर देते हैं और अगर ये लड़कियों से ऐसे शर्माएंगे तो ये बहुत कुछ मिस कर देंगे। इसी वजह शायद इनकी आज तक भी ना कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जबकि इस एपोकलिप्स वर्ल्ड के अंदर ये इतनी पावर रखते हैं, साथ ही काफी ज्यादा फेमस भी है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी इनके पास में गर्लफ्रेंड नहीं है। हम चाहते थे कि हम एक लड़की को ना इनके पास लेके जाएं, जिससे कि ये बात कर सके और उसको कभी कभी टच कर सके, ताकि जो इनके मन के अंदर ये हेजिटेशन और शर्म है ये बाहर निकल जाए और ये आम लड़कियों से भी ना इजीली बात कर पाए। इनके दिमाग में जो लड़कियों का डर बैठा हुआ है ना उसे हम लोग को बाहर निकालना था। इससे ज्यादा हम लोग ना कुछ भी करने की नहीं सोच रहे थे। ब्लैक वाला बंदा बोल रहा होता है हाँ बॉस, हमारे जो इंटेंशंस थे ना वो काफी ज्यादा अच्छे थे, आप सभी लोगों ने फालतू ही ना हम लोग गलत समझ लिया। हम तो बस यहाँ पे ये चाहते ना कि कैसे भी करके आपकी हेल्प करें। आपको नहीं पता कि आज के वर्ल्ड में अगर आप ऐसे बंदों की गर्लफ्रेंड ना होना तो उन लोगों के बारे में लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, और मैं गारंटी कर सकता हूँ कि बाकी लोगों ने आपके बारे में ना बातें बनाना स्टार्ट भी कर दी होगी। उन लोगों को पीटते हुए ली होंग बोल रहा होता है अच्छा मेरे बारे में बातें बन रही है, इस एपोकलिप्स वर्ल्ड के अंदर लोगों के पास में खाने के लिए नहीं है और लोग यहाँ पे मेरे बारे में बात करने में टाइम वेस्ट करेंगे। तुम लोग के इंटेंशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तुम लोग यहाँ पे सभी लोग के सामने ना मुझे ठरकी बना साबित कर रहे हो। मैं अपनी जिंदगी भर लड़कियों से दूर रहा हूँ और उसके बावजूद भी तुम्हारे इस बेकार से प्लान की वजह से मेरे को सुनने को मिल गया कि मैं एक ठरकी बंदा हूँ। यहाँ तक कि सभी लोगों ने मेरे पर शक भी किया है। वो बंदे बोल रहे होते हैं बॉस हमें माफ कर दीजिए, अगली बार पक्का से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तभी जो सिस्टम होता है वो बोल रहा होता है होस्ट 24 घंटे होने वाले हैं, अभी तक आपने अपना मिशन कंप्लीट नहीं किया, कैसे भी करके आपको 24 घंटे के अंदर एक वेट्रेस रखनी होगी, वरना जो आपकी प्रोटेक्शन की एबिलिटी है वो छीन जाएगी। जियाओलिंग बोल रहा होता है क्या 24 आवर्स हो भी गए? सच में टाइम निकलने का ना पता ही नहीं चलता, ये काफी जल्दी बीत जाता है। फिर जियाओलिंग अपने सिस्टम को बोलता है कि वैसे मैंने वेट्रेस को हायर तो कर लिया है, इसके बावजूद भी तुम ये क्यों बोल रहे हो कि मैंने मिशन कंप्लीट नहीं किया? सिस्टम बोल रहा होता है कि अभी आप लोगों के बीच में ना कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ और जब तक कि आप लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता सिस्टम ये बात नहीं मानेगा ना कि आपने एक वेट्रेस को हायर कर लिया है। जियाओलिंग बोल रहा होता है अच्छा तुमने कॉन्टेक्ट करने के लिए क्या करना होगा? सिस्टम बता रहा होता है कि आपको अपने लोग अपनी यूनिफॉर्म देनी होगी और उनके यूनिफॉर्म पहनते ही ना एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। जियाओलिंग सोच रहा होता है क्या मेरे स्टॉल की यूनिफॉर्म? फिर वो इमेजिन करने लगता है कि आखिर जो आई चैन है वो नई ड्रेस में कैसे लगेगी
और सिर्फ इमेजिन करने के साथ ही जियाओलिंग के मुंह में पानी आ गया होता है। सिस्टम बोल रहा होता है, होस्ट मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप यहाँ पे बहुत कुछ ना अजीब चीजों के बारे में सोच रहे हो। देखो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि भले आप एक ठरकी आदमी हो, लेकिन मैं ना एक बहुत अच्छा सिस्टम हूँ। और जैसे कपड़ों के बारे में आप सोच रहे हो वैसे कपड़े मैं बिल्कुल भी नहीं देने वाला। मैं यहाँ पे ना ऐसे कपड़े देने वाला हूँ जो कि नॉर्मली कोई भी स्टोर पे पहन के ना काम कर सकता है। जियाओलिंग बोल रहा होता तो मैं पास जो भी है फटाफट से बाहर निकालो, देखते तो है क्या तुम्हारा टेस्ट है वो कितना अच्छा है। तभी जो सिस्टम होता है वो जियाओलिंग को यूनिफॉर्म दे देता है, जिसे कि देखने के बाद में जियाओलिंग काफी डिसअपॉइंट हो गया होता है, क्योंकि जैसा यहाँ पे उसे सोचा था कि उससे काफी ज्यादा अलग है। जियाओलिंग बोल रहा होता है, सिस्टम तुम तो बड़े ओल्ड फैशन निकले, ऐसे कपड़े ना लोग 90 से पहना करते थे। अभी अगर स्टॉल पे हमें लोगो खींचना है तो ऐसे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे ना कुछ मॉडर्न चाहिए और काफी ज्यादा बेहतर चाहिए। लेकिन जो सिस्टम होता है वो जियाओलिंग कोई आंसर नहीं करता। जियाओलिंग बोलता है, आई चैन मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया था, अब जबकि तुम ना मेरे स्टोर में काम कर रही हो तो इसी वजह तुम्हें ना अब से यूनिफॉर्म पहननी होगी। अगर यहाँ पे हम लोग प्रोफेशनली काम करेंगे तो काफी जैसे काम कर पाएंगे। इसी वजह से जो यूनिफॉर्म है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम तीनों को ही ना मैं यूनिफॉर्म दे रहा हूँ, फटाफट से चेंज कर लो। ये बोलते वो उन तीनों को यूनिफॉर्म दे देता है। लेई बोल रहा होता है, लगता है कि तुम बच्चों को हायर करने का ना पहले ही सोच रहे थे, इसी वजह से तुम्हारे पास में ना बच्चों के लिए भी कपड़े हैं। वही आई चैन बोल रही होती कपड़े चेंज करना पड़ेगा, ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। और वैसे देखने में ड्रेस ना काफी छोटी भी लग रही है। वही अभी नई ड्रेस को लेकर लिया तो काफी ज्यादा खुश होती है। लिया बोल रही होती है काफी दिनों बाद में नए कपड़े मिले। जियाओलिंग बोल रहा होता है कि तो अच्छी बात है ना कि तुम लोग नए कपड़े मिल गए, वैसे भी तुम लोग के पुराने कपड़े हैं ना वो काफी गंदे हो गए थे। तभी जो वहाँ पे लिया होती है वो चेंज करना स्टार्ट कर देती है। जियाओलिंग बोल रहा होता है, लिया आखिर तुम्हें क्या कर रही हो, क्या तुम नहीं देख सकती हो कि आखिर इस कमरे के अंदर कितने सारे लोग हैं, सभी लोग के सामने चेंज करते हुए क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है क्या। यहाँ पर तो एक चेंजिंग रूम भी है, वहाँ जाके चेंज कर लो। देखो यहाँ पे चेंज तुम कर रही हो और शर्म मेरे को आ रही है। आई चैन बोल रही होती मेरे को 2 मिनट लगेंगे और मुझे नहीं लगता कि मैं चेंज करने के ऊपर ना कोई भी ध्यान देगा। बाकी तीनों ही बोल रहे होते हैं कि हाँ तुम चेंज कर सकते हो, हम ध्यान नहीं देंगे। आई चैन बोल रही होती कि ये ड्रेस ना बहुत ज्यादा टाइट है, इसके बटन बंद करने में ना मुझे बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। जियाओलिंग क्या तुम्हारे पास बड़ी शर्ट नहीं है क्या, मेरे को लग रहा है कि इसके बटन टूट के निकल जाएंगे पर लगेंगे नहीं। वही वहाँ पे ये सब कुछ देख के लियों के नाक से खून निकल गया होता है। मासाला बंदा बोल रहा होता है कि इतने पावरफुल इंसान को बिना छुए ही ना आइचे ने डाउन कर दिया। वही आइचे को कवर करते हुए जियाओलिंग बोल रहा होता है, ठरकी लोगों अपनी आंखें बंद करो, यहाँ पे कोई चेंज कर रहा है उसे घूरते तुम लोग शर्म नहीं आ रही क्या। आइचे मैं तुम्हें कहा था ये लोग काफी ज्यादा अजीब है, इन लोग के समय चेंज मत करो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो अभी वहाँ पे जियाओलिंग के सर पे आके कुछ गिरता है, उस चीज को अपने हाथ में लेते हुए जियाओलिंग बोल रहा होता है कि ये क्या है। लेकिन तभी वो आइचन को देख के काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि आइचन के वहाँ पे 6 पैक्स आ गए होते हैं और उसकी जो पूरी बॉडी होती है लड़के की बॉडी में चेंज हो गई होती है। घबराते हुए जियाओलिंग बोल रहा होता है कि ये कोई बुरा सपना तो नहीं है ना, आखिर ये कैसा घटिया मजाक है। घबराते हुए जियाओलिंग बोल रहा होता है, ये क्या है आई चैन, आखिर तुम आईमैन कब बन गई, अगर यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा इसका तुम एक लड़का हो। आई चैन बोल रही होती कि मैंने कब कहा कि मैं एक लड़की हूँ, मैंने बस यहाँ पे लड़कियों से कपड़े पहन रखे थे पर मैं लड़की नहीं हूँ। जियाओलिंग आखिर तुम यहाँ पे सरप्राइज क्यों हो रहे हो। जियाओलिंग बोल रहा होता है कि अभी थोड़ी देर पहले तुम एक लड़की थे और अचानक से अब तुम यहाँ पे एक पूरी बॉडी वाले लड़के बन चुके हो और यहाँ पे तुम मुझसे बोल रहे हो कि आखिर मैं शॉक क्यों हो रहा हूँ। सच कहो तो इतने बड़े शौक से ना कोई बंदा मर गया होता, यहाँ पे तुमने ना मुझे इतना बड़ा शौक दे दिया है। ग्रीन है वाला बंदा बोल रहा होता है लोगों को ट्रैप में फंसाने के लिए इसे खुद को चेंज कर लिया था और सच में इसकी खुद को चेंज करने की एबिलिटी है ना वो बहुत कमाल की है। हम में से यहाँ पे कोई भी इसकी रियलिटी को पहचान नहीं पाया। आहू बोल रहा होता है मुझे तो मजा आ गया, इस बंदे के साथ में ना बहुत अच्छा हुआ। आई चैन बोल रहा होता है अगर मैं सच कहूँ ना तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के अपीयरेंस को चेंज नहीं किया था, असल में ये मेरी एक हॉबी है। अपोकलिप्स के पहले भी मुझे ये काम करना काफी ज्यादा पसंद था और अपने इसी अपीयरेंस के अंदर ना मैंने ये शॉप भी चला रखी है। लाइफ में हर एक जगह मुझे अपीयरेंस ने काफी ज्यादा काम दिया है, तो इसी वजह से एक तरीके से यही अपीयरेंस मेरी रियलिटी बन गया था। लिया बोल रही होती है कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है, हमारी सिस्टर आइचैन है असल में वो सिस्टर नहीं बल्कि ब्रदर है, और क्योंकि यहाँ पे स्कर्ट पहनती थी इसी वजह से बहुत सारे बंदर इनके पीछे पीछे आते थे और बीते कई दिनों के अंदर हमारे पास खाना भी इसी वजह से अवेलेबल हो पाता था। ले भी बोल रहा होता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे तो शौक क्यों हो रहे हो, क्या तुम लोगों ने कभी फैशन के बारे में नहीं सुना क्या, जिसको जैसा मन करता है वो वैसे कपड़े पहन सकता है। तो अगर हमारे ब्रदर आई ने लड़कों के कपड़े पहन लिए तो इसमें क्या गलत कर दिया। रोते हुए जियाओलिंग बोल रहा होता है नहीं कोई गलत नहीं किया, तुम लोगों ने यहाँ पे मेरे अरमानों का ना मर्डर कर दिया है। कहा मैं सोच रहा था कि मेरी एक प्यारी सी स्टॉल होगी, उस प्यारी सी स्टॉल के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत स्टाफ होगी जो कभी कभी कस्टमर्स को सर्व करेगी
और ज्यादातर टाइम मुझे खुश करेगी, लेकिन अब वो सारे सपने टूट के बिखर चुके हैं। आखिर यहाँ पे जो मजे करने के बारे में सोच रहा था वो किसी साथ में करूंगा। आई चैन बोल रही होती, मुझे स्टार्टिंग से लगा था तुम अच्छे इंसान नहीं हो। आखिरकार तुमने अपने गंदे इरादों के बारे में खुद से उगली दिया। असल में तुम यहाँ पे और कुछ नहीं, बस एक ठरकी बंदे हो जिसको बर्गर के तौर पे ना एक लड़की चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे अरमानों पे मैंने पानी फेर दिया। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट, आपके पास मिशन कंप्लीट करने के लिए ना बहुत कम टाइम बचा है। क्या आपने यहाँ पे जिस बंदे को चुना है वही आपका फाइनल वर्कर होगा? रोते हुए जियाओलिंग बोल रहा होता, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास में अब कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को किसी को चुनना होगा। ये बोलते हुए आइचन को अपने वर्कर के तौर पर चुन लेता है और तभी जो वहाँ पे सिस्टम होता है वो जियाओलिंग को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी दे देता है। जियाओलिंग बोल रहा होता है, सच में ये सिस्टम ना काफी ज्यादा प्रोफेशनल है, भले ही ना ये अपोकलिप्स वर्ल्ड हो, फिर भी सिस्टर ने मुझे यहाँ पे लाके ना एक प्रॉपर एग्रीमेंट दिया है। फिर जो हमारा जियाओलिंग होता है वो उस पेपर के ऊपर साइन कर देता है। वही उसे ये सारा काम करते हुए ज़ॉम्बी देख रही होती है। जियाओलिंग बोल रहा होता है, ब्रदर आई देखो ये मेरे साइन है, इसके साइड में ना तुम साइन कर दो। इसके बाद में ना हम लोग के बीच में एक एग्रीमेंट सेट हो जाएगा और फिर हम लोग ना प्रोफेशनली काम कर पाएंगे। ब्रदर आई बोल रहा होता है कि आखिर तुमने यहाँ पे ऐसा मुंह क्यों बना रखा है, तुम तो ऐसा शो कर रहे हो कि मुझे काम पे रखने का ना तुम्हें बहुत ही गिल्ट है। अगर तो यहाँ पे खाने की बात नहीं होती तो मैं भी तुम्हारे लिए कभी काम नहीं करता, वो तो तुम्हारे पास में खाना है, इसी से काम करना काफी इम्पोर्टेंट हो गया है। जियाओलिंग सोच रहा होता है कि मेरे सिस्टम ने मुझे एक बहुत ही कमाल का मौका दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं इस मौके को ना बिल्कुल भी सही से यूज नहीं कर पाया। कहा तो मैं यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट का यूज करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत को काम पे रख सकता था, पर उसकी जगह मैं यहाँ पे एक आदमी को काम पे रख रहा हूँ, भी 2 बच्चों के साथ में, और मेरे पास जिंदगी में और कोई पर्पस ही नहीं बचा है। मुझे एक बंदे के साथ मिलके 2 बच्चों को बड़ा करना होगा। मुझे ये सोचने में भी ना सच में काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है ना कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही आई चैन वहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर के ऊपर साइन करने वाली होती है, तभी जो फीमेल ज़ॉम्बी होती है वो उन लोगों की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगती है। आई चैन बोल रही होती है ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, इसी वजह से मैं इसके ऊपर ना काफी अच्छे से लिखूंगी। वैसे ही मेरे को पेन यूज किए हुए ना काफी लंबा टाइम हो चुका है, लेकिन तभी फीमेल ज़ॉम्बी वहाँ पे आते हुए कॉन्ट्रैक्ट पेपर को मुंह से दबा देती है। जियाओलिंग बोल रहा होता है, ज़ॉम्बी आखिर तुम्हें क्या कर रही हो? फिर वो पेपर को खींचते हुए बोल रहा होता है कि इसे छोड़ दो, ये कुछ खाने की चीज नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर ना मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टाइम भी काफी ज्यादा कम है, ऐसे में अगर ये साइन नहीं हुआ ना तो सिस्टम दिक्कतें खड़ी कर देगा। लेकिन जैसे ही जियाओलिंग पेपर को छीनता है, वो देखता है कि फीमेल ज़ॉम्बी के दांत के निशान होते हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर के ऊपर आ गए होते हैं। सिस्टम बोल रहा होता है कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, दोनों ही पार्टीज ने अपने अपने साइन कर दिए हैं। तभी जो वहाँ पे वो फीमेल ज़ॉम्बी होती है वो चीनना स्टार्ट कर देती है और उसकी बॉडी के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस भी आ गई होती है। वही हमारा जियाओलिंग ये सबको देख के शॉक रह गया होता है। जियाओलिंग बोल रहा होता है कि आखिर मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, पहले मैं यहाँ पे एक ऐसे बंदे के साथ में काम करने वाला था जो कि लड़की बनने की एक्टिंग कर रहा था, और अब तो और ही ज्यादा बुरा हो गया, मुझे एक ज़ॉम्बी के साथ में हमेशा काम करना होगा। आगे हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं अब सारी चीजें सेटल हो गई होती है। ब्रदर आई बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास में कितना अच्छा मौका था मेरे से कमाल के इंसान को अपने साथ में काम पे रखने का, लेकिन तुमने यहाँ पे मेरी जगह एक ज़ॉम्बी को हायर कर लिया। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुमने ये करके ना बहुत बड़ी गलती करी है, पर चलो कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे पता है ना कि तुम्हारा भी काफी बड़ा लॉस हुआ है, इसी वजह से मैं तुमसे ना कोई भी कमीशन डिमांड नहीं कर रही। जियाओलिंग सोच रहा होता है कि ये बताना सच में काफी ज्यादा अजीब है, अभी तक हम लोग के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट के टूटने पे पेनल्टी देने की तो कोई बात ही नहीं आती। फिर उन लोग के घर को देखते हुए जियाओलिंग बोल रहा होता है कि ये जगह ना काफी ज्यादा कमजोर पड़ गई है और मेरे को लग रहा है कि ये घर ना कभी भी ढह सकता है, तो आगे यहाँ पे रहना कंटिन्यू करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। आखिर अब तुम तीनों फ्यूचर में क्या करने वाले हो? ब्रदर आई बोल रहा होता है कि हम लोग की स्टोरी सुनने के बाद में लेइयोंग को काफी ज्यादा बुरा लगा है और उसे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे साथ में जो भी कुछ हुआ उसमें उसका ही पार्ट है, इसी वजह से उसने कहा है ना कि वो हम तीनों को अपने साथ में रखेगा ताकि वो हमारी सेफ्टी का इंश्योर करते हुए हम लोग को पावरफुल बना सके। और तुम्हें पता है कि थंडर लेजिंग के साथ में रहने का मतलब सेफ्टी का इंश्योर होना है। लेई बोल रहा होता है, आपको पता है ब्रदर जियाओलिंग, उन लोगों ने ना मेरे को प्रॉमिस किया है कि मेरे को ट्रेन करेंगे और काफी ज्यादा पावरफुल बनाएंगे, जिससे कि मैं अपनी मॉम का बदला ले सकूं और जितने ही बुरे लोग हैं ना उन्हें खत्म कर सकूं। जियाओलिंग बोल रहा होता है, चलो ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, ये बात तो बिल्कुल सच है कि थंडर लेजियन के लोग हैं वो लोग भले ही बैंडिट्स हैं लेकिन कभी भी ना कोई गलत काम नहीं करते और दिल के तो ये सभी लोग ना काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर उन लोगों ने गारंटी करी कि तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे तो पक्का तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा और इस एपोकलिप्स वर्ल्ड के अंदर भी तुम लोग काफी से सर्वाइव कर जाओगे। मैं बस तुम लोग को यही बोलूंगा कि फ्यूचर में ना अपना ख्याल रखना और जितना हो सके ना खुद को पावरफुल बनाना, क्योंकि भले ही इस वर्ल्ड के अंदर ना कोई भी चीज साथ छोड़ दे, तुम्हारी खुद की स्ट्रेंथ तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। तभी लिया बोलती है, ब्रदर मुझे अंदर कुछ मिला था, देख के लग रहा है ना कि ये चीज आपकी है,
जियाओलिंग देखता है कि ये और कुछ नहीं बल्कि फीमेल ज़ॉम्बी का आईडी कार्ड होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से सिस्टम ने जनरेट किया है। जियाओलिंग बोल रहा होता है सिस्टम तो बहुत ही कमाल का है, उसने सिर्फ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करवाया बल्कि यहाँ पे इसके साथ ही ना एक आईडी कार्ड को भी तैयार करा दिया है और यहाँ पे इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है बाईफेई। तो इसका मतलब इस फीमेल ज़ॉम्बी का नाम है बाईफेई। तभी जो वहाँ पे लेई होंग होता है वो जियाओलिंग को एक मैप देता है। लेई होंग बोल रहा होता है जियाओलिंग ये हमारा ना करंट बेस है, अगले कुछ टाइम के लिए हम अपने बेस को चेंज नहीं करने वाले, तो अगर तुम्हें कभी भी कोई भी दिक्कत आए तो तुम पक्का से हेल्प के लिए ना हमारे पास में आ सकते हो। मैं गारंटी कर सकता हूँ ना कि कभी भी हमारी लेजियन टीम तुम्हारी हेल्प करने से पीछे नहीं हटेगी। हम लोग की आदत है कि हम लोग किसी का भी उधार नहीं रखते और जिस भी बंदे ने ना कभी भी हमारी हेल्प करी हो उसे अकेला नहीं छोड़ते। तो अगर तुम्हें जिंदगी में कभी कोई दिक्कत आए तो याद रखना तुम्हारी हेल्प करने के लिए ना लेई होंग खड़ा है। जब जियाओलिंग वहाँ पे बेस के लोकेशन को देखता है तो वो काफी शॉक रह गया होता है क्योंकि लेई होंग की टीम ने बेस के तौर पे किंगशान प्रिजन को चुना होता है जो कि पूरी की पूरी कंट्री का सबसे खतरनाक प्रिजन है। इस प्रिजन का रिकॉर्ड था कि आज तक कोई भी चोर इसे बच के निकल नहीं पाया था और ये कंट्री के ना स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिजन में से एक भी है। जियाओलिंग बोल रहा होता है लेई होंग एक बात तो माननी पड़ेगी, बेस चुनने में तुम बहुत कमाल के हो। मुझे पर्सनली कभी नहीं लगा था कि एक प्रिजन को ना कोई बेस के तौर पे यूज कर सकता है, पर तुमने यहाँ पे अपने दिमाग का काफी ज्यादा अच्छा यूज किया। लेई होंग बोल रहा होता है कि सच में प्रिजन काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, उनकी जो वॉल्स होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है और काफी ज्यादा मजबूत भी होती है। हर एक बंदे के लिए वहाँ पे बहुत सारे रूम्स अवेलेबल है और वहाँ के लोहे के बैरिकेड्स को तोड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसी वजह से फिलहाल के लिए मुझे वो जगह ना बहुत अच्छी लगी। आगे बढ़ते ब्रदर आई बोल रहे होते हैं ब्रदर लेई सच में आप ना एक बहुत स्मार्ट इंसान हो। वैसे आपको पता है मेरे को लोगों के साथ में रहने की आदत नहीं है, तो क्या वहाँ पे जाने के बाद में मुझे अपना कमरा मिल सकता है क्या? शर्माते हुए लेई होंग बोल रहा होता है कि वहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं, अगर तुम्हें अपने लिए चाहिए हो तो तुम ले सकती हो, लेकिन प्लीज अभी के लिए ना मुझसे दूर रहो। जब तक कि तुमने यहाँ पे लड़की के कपड़े पहन रखे हैं तुमसे बात करने में काफी दिक्कतें आएंगी। वैसे भी तुम तो एक लड़की हो ना, जाओ लड़के के कपड़े पहन के आओ, उसके बाद मुझसे आके बात करना। वहीं जब बदल आई होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि आपको तो पता ही है ना मैं इन कपड़ों को मजबूरी की वजह से नहीं बल्कि शौक की वजह से पहनता हूँ और मुझे आपसे ऐसे ही बात करने में ना सच में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। फिर जो लेजेंड टीम के लोग होते हैं वो वहाँ से चले गए होते हैं। जाते हुए लेई और लिया बोल रहे होते हैं ब्रदर अपना ख्याल रखना, और बाकी टीम के मेंबर्स ही बोल रहे होते हैं कि हाँ अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना कोई भी ज़ॉम्बी ना तुम्हें मारे खाना आ जाए, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए हम लोग फिर से आएंगे और हमें तुम्हारे हाथ का टेस्टी खाना फिर से खाना है। वही उन लोग को बाय बोलते हुए जियाओलिंग सोच रहा होता है किसको लगा था कि इस एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड के अंदर मेरे को दोस्त बन जाएंगे। सच में सिस्टम की वजह से ये वाली लाइफ काफी ज्यादा अलग चल रही है। मैं यहाँ पे जो भी कुछ सोच रहा हूँ वो नहीं हो रहा और जो मैं नहीं सोच रहा वो चीजें हो जा रही है। पता नहीं मुझे मेरी ये लाइफ ना कहाँ लेके जाएगी, बस मुझे यहाँ पे अच्छी चीजों के लिए ट्राई करते रहना है ताकि मैं यहाँ पे एंड सर्वाइव करके इस वर्ल्ड को बचा लूं, क्योंकि यहाँ पे रह रहे लोग सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं। पीछे मुड़ते हुए जियाओलिंग बोल रहा होता है कि अब से हम लोग को साथ में काम करना है, तो इसे तो तुम्हें ना मेरी बात माननी होगी। लेकिन जब पीछे देखता है तो वहाँ पे बेईफी नहीं होती, वहीं दूसरी तरफ तो बेईफी होती है। उसने स्टॉल पे खाना स्टार्ट कर दिया होता है। चिल्लाते हुए जियाओलिंग बोल रहा होता है कि तुम वो सब नहीं खा सकती, अगर तुम ही सब कुछ खा जाओगी तो हम लोग को सब क्या करेंगे। फिर वो फेई को खींचते हुए बोल रहा होता है कि मैंने कहा ना ये खाने वाली चीज नहीं है, हर चीज को हम लोग को ना मुंह में नहीं लेना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती। वहीं जो फेई होती है वो स्टॉल को छोड़ने की तैयारी नहीं होती। जियाओलिंग से काफी ज्यादा फोर्स लगाने की वजह से वो स्टॉल वहीं पर टूट जाता है। जियाओलिंग बोल रहा होता है ये क्या हुआ, मेरा स्टॉल ये तो पूरी तरह टूट चुका है, पर मुझे यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये टूटा कैसे। इसका जो प्रोटेक्शन का फंक्शन है वो मैंने यूज नहीं किया, अभी तो यहाँ पे 3 बार इसको मेरे को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, पर ये तो खुद को भी यहाँ पे एक बार प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फिर जियाओलिंग सिस्टम से बोलता है कि मुझे लगता है कि ये स्टॉल ना टूटा हुआ था, इसी वजह से मुझे तुमसे ना एक नया स्टॉल चाहिए। सिस्टम बोल रहा होता है कि हाँ स्टॉल में दिक्कत तो मेरे को भी लग रही थी, इसी वजह से मैंने इसे लेके ना हाई अथॉरिटी से बात किया था कि वो लोग तुमको ना एक नया स्टॉल दे दे। जियाओलिंग बोल रहा होता है तो फिर क्या हुआ। सिस्टम बोल रहा होता है कि होना क्या था, उन लोगों ने नया स्टॉल देने से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। जियाओलिंग बोल रहा होता है लेकिन उन लोगों ने ऐसा किया क्यों, तुम्हें तो देखा ना कि ये स्टॉल अपनी खुद ही गलती से टूटा है, अगर इसने प्रोटेक्शन की एबिलिटी का यूज किया होता तो ये पक्का से बच गया होता। सिस्टम बोल रहा होता है कि यहाँ पे ना स्टॉल की कोई गलती नहीं है, इसे यहाँ पे क्लियरली पता है कि बाहर के खतरों से ना खुद को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन अगर मान लो तुम इसके ऊपर अटैक करोगे तो ये खुद को प्रोटेक्ट नहीं करेगा बल्कि तुम्हारा अटैक अपने ऊपर ले लेगा। वैसे अब जो फेई है वो तुम्हारी वेट्रेस बन चुकी है और स्टॉल के हिसाब से ना वो उसके अपने लोगों में से एक है, इसी वजह से फेई के अटैक के सामने उसे खुद को प्रोटेक्ट नहीं किया और तुम लोग की शैतानी के चक्कर में स्टॉल टूट गया। देखो यहाँ पे सारी दिक्कतें तुमने तुम्हारे लोगों ने करी है, तो इसको भुगतना भी ना तुम लोगों को ही पड़ेगा। जियाओलिंग बोल रहा होता है बेवकूफ कहीं के,
अगर ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट थी तो इसके बाद तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुमने मुझे पहले बोल दिया होता कि यहाँ पे फेई की अटैक की वजह से टूट सकता है तो मैं फेई को इस कार्ड से ना काफी ज्यादा दूर रखता। काश मैंने यहाँ पे ज़ॉम्बी की जगह बधाई को चुना होता। मैं तो उसके साथ कांटेक्ट करने ही वाला था, पता नहीं बीच में कहां से आ गई। इसने अपने काम के पहले दिन ही इतना नुकसान करवा दिया, पता नहीं कभी एक काम करके इसका भरपाई कर भी पाएगी कि नहीं। ये बोलते हुए जियाओलिंग स्टॉल को रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। जियाओलिंग बोल रहा होता है कि ये स्टॉल ना टूट के बिखर गया है और ऐसे में इसको रिपेयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, पता नहीं बिना आइटम्स के मैं इसे कैसे ठीक करूंगा। सिस्टम बोल रहा होता है कि वैसे आपको अपने स्टॉल को रिपेयर करने की ना कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है आपको अपने स्टॉल को अपग्रेड करने के लिए ना 100 पॉइंट की जरूरत और है। अगर आपने मेरे दिए हुए नेटवर्क को कंप्लीट कर लिया ना तो आपको पक्का से एक नया स्टॉल मिल जाएगा। जियाओलिंग बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो तुम वेट क्यों कर रहे हो, फटाफट से बताओ क्या आखिर अब मुझे क्या करना है। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट अभी आपके पास में ना बहुत ही लिमिटेड सप्लीमेंट है, इसी वजह से आपको अगले 24 घंटे के अंदर 500 केजी मीट को इकट्ठा करना है, वो भी ऐसा मीट जो खाया जा सके। अगर आप ये काम कर लेते हो तो आपको रिवॉर्ड के तौर पे एक नया कार्ड दिया जाएगा। जियाओलिंग बोल रहा होता है क्या 500 किलोग्राम मीट, ये तो बहुत ज्यादा होता है, आखिर मैं इतना कहाँ से लेके आऊंगा। वैसे एक सेकेंड रुको, मुझे याद है कि पास ही में ना एक बहुत ही बड़ा फार्म हुआ करता था और पक्का से उस फार्म में ना चिकन्स भी होंगी, अगर मैं वहाँ पे जाऊँ ना तो मुझे अच्छा सा मीट मिल सकता है। फिर वो अपनी बुक को खोलते हुए म्यूटेटेड चिकन बनाने की रेसिपी देखने लगता है। बुक बता रही होती है कि ये वाले चिकन्स ना फिजिकली काफी ज्यादा वीक होते हैं और बाकी सारे बीस्ट के मुकाबले ना इनका दिमाग भी बहुत ही कम काम करता है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि इनकी बॉडी के अंदर पॉइजन नहीं होता, तो इसी वजह से आप ना इन्हें काफी इजीली खा सकते हो। साथ ही वो खाने के बाद में आपकी बॉडी को ना बहुत ज्यादा प्रोटीन भी मिलता है, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि आपकी बॉडी के लिए चिकन काफी ज्यादा बेहतरीन है। आगे जो हमारा जियाओलिंग होता है वो उस फार्म के अंदर आ गया होता है, वो देखता है उन चिकन्स को जो कि काफी जोर से चिल्ला रही होती है। जियाओलिंग बोल रहा होता है कि म्यूटेट होने के बाद में ये काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं और पहले के मुकाबले ये दिखने में भी ना काफी ज्यादा अलग है। पर चलो यहाँ पे एक बात तो काफी ज्यादा अच्छी है ना कि इतने स्मार्ट नहीं है, इसी वजह से मैं एंटर भी कर गया और इन लोगों को पता नहीं चला। अगर मैं यहाँ पे कैसे भी करके इन लोगों को अलग कर लेता ना तो इनको मार पाता, क्योंकि जब तक ये लोग साथ में रहेंगे इन पे अटैक करना काफी ज्यादा मुश्किल है। वही अगर लोगों ने साथ में मिलके मेरे पे अटैक कर दिया ना तो यहाँ से बच के निकलना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर जियाओलिंग बोलता है कैसा रहेगा कि मैं यहाँ पे चारा बन के इन लोगों के सामने दौड़ूं, जिससे कि ये चिकन हमें पीछा करना स्टार्ट कर देंगे और क्योंकि मेरी एजिलिटी काफी ज्यादा कमाल की है तो ये लोग मेरे को पकड़ नहीं पाएंगे, तो ये पीछे से फेई आते हुए इन पे अटैक कर देगी और वो यहाँ पे इतनी पावरफुल तो है कि वो इन सभी को एक अटैक में मार सकती है। फिर जियाओलिंग अपने पूरे प्लान को फेई को समझा देता है। जियाओलिंग बोल रहा होता है देखो मैं तुम्हें भरोसा कर रहा हूँ, प्लीज अपने काम को सही से करना। फिर उन लोग के सामने आते हुए जियाओलिंग बोलता है फेई अपने काम को स्टार्ट करो। तभी जो फेई होती है वो जंप करते वहां से जाने लगती है। शॉक होते हुए जियाओलिंग बोल रहा होता है तुम ये क्या कर रही हो, मैंने ये करने के लिए नहीं कहा था, हम लोग नहीं यहाँ पे खेल नहीं रहे, मैं भागूंगा और तुम्हें इनको मारना है। लेकिन जो जियाओलिंग होती है वो उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनती और जंप करते हुए जाके ऊपर बैठ जाती है। ये देखते जो वहाँ पे चिकन होती है वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और हमारे जियाओलिंग घूर घूर कर देखना स्टार्ट कर देती है, जैसे कि हमारा जियाओलिंग उन लोग के आज का डिनर है। जियाओलिंग सोच रहा होता है कि मुझे बहुत गंदी फीलिंग आ रही है, कहीं जो यहाँ पे चिकन से मैं खा तो नहीं समझ रही ना। तभी जियाओलिंग होता है वो उन चिकन से बचते हुए भागना स्टार्ट कर देता है। जियाओलिंग बोल रहा होता है बुक में लिखा हुआ था कि लोग काफी ज्यादा बेवकूफ होते हैं, काफी स्लो भी होते हैं, लेकिन मेरे पास एजिलिटी होने के बावजूद भी ये मेरी बराबरी कर पा रहे हैं। साथ ही किस बेवकूफ में लिख दिया कि इनके पास में अटैक करने के लिए कुछ नहीं होता। इनकी चोंच की बात करो या फिर इनके पाँव की, दोनों ही ना काफी ज्यादा शार्प हैं, अगर गलती से मेरे को ये टच भी कर गए ना तो मैं सर उड़ा देंगे। डरपोक फेई कहीं की, आखिर तुम कहाँ छुप गई, प्लीज आओ और मेरी हेल्प करो, वरना जो ये मुर्गियां है ना ये मुझे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। तो अभी फेई को दौड़ते हुए अपने सामने एक फेंस दिखती है जिसके नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो रखा होता है, जिसका यूज करते हुए जियाओलिंग तो वहाँ से काफी ज्यादा इजी निकल जाएगा। फिर वहाँ पे स्लाइड करते हुए नीचे से निकल जाता है। वही जो बाकी मुर्गियां होती है वो फेंस की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती। जियाओलिंग बोल रहा होता है मुर्गियों जितना फड़फड़ाना है ना फड़फड़ा लो, भले तुम लोग यहाँ पे कुछ भी क्यों ना कर लो, इतने भारी वजन साथ में ना उड़ नहीं सकते। फिर वो अचानक से वहाँ पे नोटिस करता है कि मुर्गियों ने डरना स्टार्ट कर दिया है। रिलैक्स होते हुए जियाओलिंग बोल रहा होता है लगता है इन लोगों को पता चल गया कि लोग यहाँ पे नहीं आ सकती। अच्छी बात है कि किसी अच्छे इंसान ने ना यहाँ पे होल कर रखा था, वरना तो मैं पक्का से नहीं लोग खाना बन गया होता। वैसे एक सेकंड रुको, ये जगह इतनी चिपचिपी क्यों है, पता नहीं मेरी हाथ में ना ये क्या बेकार सी चीज लग गई। फिर वो अपने सामने देखता है तो वहाँ पे कुछ टूटे हुए एग रखे हुए होते हैं। जियाओलिंग बोल रहा होता है कि इस होल के अंदर एग्स क्या कर रहे हैं। एक सेकंड रुको, मुर्गियों के फार्म के अंदर एक होल होना और उस होल के अंदर टूटे हुए एग रखे हुए होना, इसका मतलब तो यही है कि मैंने यहाँ पे जंप करते हुए एक मुर्गी के अंडे को तोड़ दिया है, और अगर मैंने अंडे को तोड़ा है तो पक्का से यहाँ पे कोई ना कोई मुर्गी भी होगी। फिर जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है वो मुर्गी आ गई होती है।
जो कि वहाँ पे जियाओलिंग को बहुत ही गुस्से में घूर भी रही होती है। मुर्गी के अटैक से बचते हुए जियाओलिंग बोल रहा होता है ये तो उनके मुकाबले भी काफी ज्यादा बड़ा है। लगता है कि वो वाली मुर्गियां ना बचाती और वही जो बड़ी वाली मुर्गी है ना ये उन दोनों की मॉम है। अब तो ये मुर्गी मेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। आखिर मैं यहाँ पे इतना लकी क्यों हूँ जो एक गलती से जाके भी अंडे के ऊपर गिर गया। सिस्टर ने मुझसे बोला है कि उसको 500 के चिकन चाहिए और यहाँ पे जो ये चिकन है ये मुझे मारने के पीछे लगी हुई है। ऐसे में आखिर मैं अपने मिशन को कंप्लीट कैसे करूँ। तभी जो मुर्गी होती है वो जियाओलिंग को पीछे से एक चोंच मार देती है। अपने बम को पकड़ते हुए जियाओलिंग बोल रहा होता है मुझे काफी दर्द कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे बम के अंदर ना कुछ बहुत ही नुकीला सा घुस गया। मुर्गी तुम एक बहुत ही गंदी मुर्गी हो। तभी जो मुर्गी होती है वो दौड़ते हुए जियाओलिंग के सामने आती है। जियाओलिंग सोच रहा होता है कि ये मुझे ऐसे नहीं मारने वाली। लगता है ये मुझे पहले टॉर्चर करेगी और फिर मारेगी। वैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने इसके बच्चों के ऊपर कूद गया उन्हें मार दिया, तो ये आई मुझसे उनका बदला लेने के लिए और हमेशा हमेशा के लिए मुझे खत्म करने के लिए। मेरे पास में तो कुछ है भी नहीं जिसको ऑफर करते हैं मैं इसको शांत करवा दूं। तभी जो मुर्गी की चोंच होती है वो जियाओलिंग के काफी करीब आ गई होती है। जियाओलिंग बोल रहा होता है कि हार मानने का तो फायदा नहीं है, अगर मेरे को सर्वाइव करना है तो मेरे को बचते रहना होगा। वैसे भी ये चिकन ना बहुत ही कमीनी है, पहले इसे मेरे बम पे अटैक किया और अभी मेरे आगे अटैक कर रही है। फिर झुकते हुए खुद को बचाते हुए जियाओलिंग बोल रहा होता है चिकन तुम यहाँ पे अटैक नहीं कर सकती। आज तक मैंने अपने सबसे पावरफुल हथियार को ना एक बार भी यूज नहीं किया और बिना इसको यूज किए हुए इस बार मैं नहीं मरने वाला। फिर वो अपने पाँव का यूज करते हुए चिकन गले को ग्रैब कर लेता है। जियाओलिंग बोल रहा होता है कि फाइनली तुम्हारा गला मेरे हाथों में आ ही गया, मैंने यूएफसी में देखा था, अब उस ट्रिक का यूज करते हुए तुम्हें नॉक कर दूंगा। फिर वो अपने पूरी फोर्स का यूज करते हुए उस मुर्गी के गले को दबाने लगता है और थोड़ी ही देर के अंदर वो मुर्गी बेहोश भी होने वाली होती है। लेकिन तभी उस मुर्गी का बेजक मोड ऑन हो जाता है। जियाओलिंग बोल रहा होता है कितनी सख्त जान है, इसको यहाँ पे मारने के लिए मेरे पास जितनी भी ट्रिक्स थी मैं सारी की सारी यूज कर ली है, लेकिन यहाँ पे इस मुर्गी के सामने ना कुछ भी काम नहीं आ रहा। तभी जो मुर्गी होती है वो जियाओलिंग को झटकते हुए हवाएं फेंक देती है, लेकिन तभी जियाओलिंग होता है वो उसे गले पे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो मुर्गी काफी गुस्सा होते हुए भागने लगती है। जियाओलिंग बोल रहा होता है कि आज तक मैं इसे पागल सांड के बारे में सुना था जो कि लोगों को सींग मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन आज मैं पहली बार ना एक पागल मुर्गी को देख रहा हूँ जो कि मुझे यहाँ पे मारने के लिए ना किसी भी हद पे जा रही है। तभी अपने गर्दन को मोड़ते हुए वो मुर्गी जियाओलिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। जियाओलिंग बोल रहा होता है कि आखिर इसका सर है या फिर रबड़, आखिर अपने गले को कोई इतना इजीली इतना कैसे घुमा सकता है। इतना अगर मैं अपने गले को मोड़ता ना तभी तो मेरा गला टूट गया होता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एक ट्रक को जो कि पास में ही गुजर रहा होता है। अंदर कोई बता रहा होता है कि हमारी टीम 1 और टीम 2 वो दोनों हेडक्वार्टर पहुंच चुकी है और अभी सिर्फ हम ही लोग जो कि हेडक्वार्टर नहीं पहुंच पाए। तभी टीम 3 का एक बंदा बोलता है कि आप लोग टेंशन मत लो, हम आज पहुंच जाएंगे, बस प्रे करो कि हमारे साथ में कुछ भी बुरा ना हो। अगर हमारे पर ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया तब बात अलग है। बाकी बंदे बोल रहे होते हैं कि टीम 1 और टीम 2 के हाथों में कुछ भी नहीं लगा था। वही यहाँ पे हमारे पास में एक सारा सामान है, जब वो लोग देखेंगे ना कि हम लोग गाड़ी भर के सामान लेके आए हैं वो लोग पक्का से काफी ज्यादा शौक रह जाएंगे। टीम के बाकी बंदे बोल रहे होते हैं कि ये सब कुछ ना कैप्टन की वजह से हो पाया है, वही इतने ब्रेव हैं जो कि आगे जाके फाइट करते हैं और हमें ये मौका देते हैं ना कि हम जाके सामान निकाल पाए। अगर वो हमारे साथ में नहीं होते तो हम कभी भी इतना आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरा बंदा बोल रहा होता है हमें तो कभी लगा भी नहीं था कि अभी भी मॉल के अंदर ना खाना बचा हुआ होगा, लेकिन हमारे कैप्टन ने कहा कि हमें जाके देखना चाहिए और देखो यहाँ पे हम लोगों को कितना प्रॉफिट हो गया। टोपी वाला बंदा बोल रहा होता है ये तो बहुत ही बुरी बात है कि वहाँ पे उस मॉल के आसपास जितने भी लोग थे वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ बन गए थे और वहाँ पे एक भी ना सिंगल जिंदा बंदा नहीं था, वरना हम लोगों ने कम से कम कुछ लोगों को रेस्क्यू कर ही लिया होता। वो लोग अभी जा ही रहे होते हैं तभी उनकी गाड़ी के नीचे कील आ जाती है, जिसकी वजह ट्रक का टायर वहीं पंचर हो जाता है। ड्राइवर बोल रहा होता है कि लगता है कि हमारी ट्रक पंचर हो गई, हमें यहीं पे उतरना होगा। दाढ़ी वाला बंदा बोल रहा होता है कि पता नहीं कैसे बेवकूफ लोग होते हैं जो कि रास्ते के बीच में ही ना कील फेंक देते हैं। किसी बेवकूफ की फेंकी हुई कील की वजह से हमारी गाड़ी पंचर हो गई और अब हम लोग हेडक्वार्टर पहुंचने में ना रात हो जाएगी। अगर हम लोग रात यहाँ से नहीं निकल पाए तो ये जगह काफी खतरनाक हो जाएगी। आखिर यहाँ पे इतना सब कुछ हमारे साथ ही होना था क्या? टोपी वाला बंदा बोल रहा होता है कैप्टन आप बेकार ही परेशान हो रहे हो, इस रास्ते से ना हम लोग कम से कम 100 बार गुजरे होंगे और यहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे उन्हें हम लोग पहले मार चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे आसपास में कोई ज़ॉम्बीज़ नहीं है, तो चाहे भले यहाँ पे दिन हो या फिर रात हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ड्राइवर बोल रहा होता है कि बकवास करना बंद करो, ज़ॉम्बीज़ के अंदर हमारे तो दिमाग नहीं होता, वो लोग कभी भी ना एक जगह टिके नहीं रहते, हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं और ऐसा ही पॉसिबल है कि हमारे यहाँ से जाने के बाद इस पूरी जगह में ज़ॉम्बीज़ भर गए हो, तो इसी वजह से बकवास की जगह काम पे ध्यान दो। अगर यहाँ पे ऐसे ओपन फील्ड में हमारे पर अटैक हुआ तो भागने ज्यादा ऑप्शन नहीं होंगे और इतने सप्लाई को गवा देना सच में एक बहुत बड़ा लॉस है। चलो यहाँ पे कुछ लोग ध्यान दो और बाकी लोग टायर को चेंज करने में हेल्प करो। फिर वहाँ पे वो सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। ध्यान रखते हुए कुछ सोल्जर बोल रहे होते हैं कि कोई भी आसपास में नहीं दिख रहा
वो जो टायर चेंज करने वाले लोग होते हैं वो पे टायर चेंज कर रहे होते हैं। बैंड वाला बंदा बोल रहा होता है कि हमारे कैप्टन ना काफी ज्यादा सीरियस है और उन्होंने बिल्कुल अपनी तरह वाइस कैप्टन बना दिया है। हम लोग को ये बात पता है कि हमारे आसपास में कोई ज़ॉम्बी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सभी लोग चिल करने की बजाय ध्यान रख रहे हैं। टोपी वाला बंदा बोल रहा होता है, इसी वजह से मैं बोल रहा था कि जाके रेस्ट कर लो या फिर थोड़ी देर आसपास में घूम लो। लेकिन ये लोग ना हमेशा काफी सीरियस रहते हैं। मान लो अगर कोई ज़ॉम्बी हमें पर अटैक कर देता है तो हम लोग यहाँ पे इतने कैपेबल तो है ही ना कि उनको मार ले। तो अभी उन लोग को मुक्का मारते हुए कैप्टन बोल रहा होता है कि मैं तुम लोग को मना किया था, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने यहाँ पे बकवास स्टार्ट कर दी। मुश्किल तुम लोग आज तक ना 2-3 बार मिशन पे नहीं गए होंगे और यहाँ बैठ के तुम लोग बोल रहे हो कि ज़ॉम्बीज़ काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। अगर वो कमजोर ही होते हैं तो लोग इतने लोगों को कैसे मार लिया? देखो बच्चों, तुम्हारी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे ना आप चीजों पे ध्यान दो वरना तुम्हारे सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पिंक वाला बंदा बोल रहा होता है कैप्टन हम लोग गलत थे, प्लीज हमारी गलती के लिए ना हम लोग को एक बार माफ कर दो, ये गलती ना हम कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। टोपी वाला बंदा बोल रहा होता है कि आप ही ने कहा ना कि हम लोग नए बंदे हैं, इसी वजह से हम लोग को नहीं पता कि टीम के साथ में कैसे काम करते हैं। लेकिन अब जबकि आपने हम लोग को समझा दिया है, इस चीज का आपसे हम लोग खास ख्याल रखेंगे ताकि हम लोग गलती से कभी भी ना किसी को भी ऑफेंड ना करें। कैप्टन बोल रहे होता है चलो ठीक है, तुम दोनों को माफ किया। अच्छी बात तो यह है कि तुम लोग को पता है कि तुम लोग क्या गलत कर रहे थे। जो भी लोग अपनी गलती नहीं मानते ना, मुझे उन पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। देखो हमारे हेडक्वार्टर के पास में ना 3 टीम्स हैं और उन तीनों टीम्स के अंदर हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, क्योंकि हमारे पास बाकी लोग के मुकाबले बहुत सारे लोग हैं और वो सभी लोग ना काफी ज्यादा स्किल्ड भी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी टीम 3 ना अपने बहुत सारे पावरफुल लोग खो दिया। तुम्हें पता है ऐसा क्यों हुआ? अपने सर को हिलाते हुए लोग बोल रहे होते हैं कि नहीं हम लोग को नहीं पता। कैप्टन बोल रहा होता है कि ऐसा इसी वजह से हुआ क्योंकि उस वक्त हम लोग ना चौकन्ना नहीं थे। हमें भी तुम्हारी तरह लगता था कि ज़ॉम्बीज़ नहीं आएंगे और हमने तो कल ही यहाँ के सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया है। लेकिन अगर मैं सच कहूँ ना तो जब भी हम लोग को लगता है खतरा नहीं आएगा, पता नहीं क्यों उसी वक्त खतरा आता है और उससे बचना ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से तुम लोगों से बोल रहा हूँ अच्छे से बिहेव करो। देखो अगर हमारे लोग मरते हैं ना तो हमें काफी ज्यादा बुरा लगता है और हम नहीं चाहते कि हम किसी को भी खोए। उम्मीद है कि तुम लोग भी बात समझ गए होगे। टोपी वाला बंदा बोल रहा होता है कैप्टन हम लोग की बात को समझ नहीं पा रहे थे और इसी वजह से यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन अब हम समझ चुके हैं ना कि आखिर आप लोग कितने अच्छे हो। हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद हम मजाक मस्ती नहीं करेंगे और काम पे ध्यान देंगे। पिंक वाला बंदा बोल रहा होता है कि सच में हम लोग काफी लकी कि हम लोग को यहाँ पे काम मिला। ये टीम एक बहुत ही बेहतरीन टीम है जो कि हमें इतना पावरफुली बना रही है और हमारी सेफ्टी का भी इतना ख्याल रख रही है। अब मैं वादा करता हूँ कि फ्यूचर में भी ना काफी अच्छे से काम करूंगा। तभी टोपी वाला बंदा बोलता है अंकल जू मेरे को सुसु आ रही है, क्या मैं यहीं पे कर दूं या फिर झाड़ियों में जाऊं? उस बंदे को किक मारते हुए अंकल जू बोल रहे होते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हमारे सामने करोगे, फटाफट से जाओ और करके आओ। तो अभी वहाँ पे वाइस कैप्टन को फील होता है कि झाड़ियों में कुछ तो घूम रहा है। वाइस कैप्टन बाकी लोगों से पूछते हैं क्या तुम लोग को यहाँ पे आसपास में कोई आवाज आई क्या, जैसे कि मानो कोई चीज रेंग रही हो। और अपने सर को हिलाते हुए बाकी लोग बोल रहे होते नहीं कैप्टन हमें कोई आवाज नहीं आई, पक्का से ये ना आपका वहम होगा। झाड़ियों में चेक करते हुए कैप्टन बोल रहा होता है वहम, ये वहम नहीं हो सकता। इस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी अगर तुम्हें सुनाई दे रहा है तुम्हें कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि किसी को हम गलतफहमी समझ रहे हैं वही चीज हमारी मौत बन जाए। वहीं दूसरी तरफ टोपी वाला बंदा आम से सुसु कर रहा होता है। टोपी वाला बंदा बोल रहा होता है कि मैं 4 घंटे से रोक रखी थी और अब तो मेरे को लग रहा था ना कि मैं पेट फट जाएगा। फाइनली जो कैप्टन है उन्होंने मेरे को जाने का मौका दे ही दिया। वहीं वहाँ पे चुपके चुपके स्नेक उसे घूर रहा होता है। टोपी वाला बंदा बोल रहा होता है मेरे को क्यों फील हो रहा है कोई मेरे को देख रहा है, पर आखिर मुझे यहाँ पे सुसु करते हुए कोई क्यों ही दिखेगा। मेन ओनू के अंदर ना ऐसा कुछ भी खास नहीं है जो कि लोग इसको ना यहाँ पे छुपके छुपके देखे। तो अभी जो वो स्नेक होता है वो साइड से उसके ऊपर अटैक कर देता है। घबराते हुए बंदा बोल रहा होता है ये स्नेक कहाँ से आ गया, लेकिन इससे पहले वो स्नेक टोपी वाले बंदे को मार पाता। जो वाइस कैप्टन होते हैं वो स्नेक को शूट कर देते हैं। वाइस कैप्टन बोल रहे होते हैं फटाफट जाओ कार में बैठो, हमारे आसपास में ना एक बहुत ही पावरफुल क्रिएचर आ चुका है जिससे हाथों से फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। फिर झाड़ू से बाहर आते हुए वाइस कैप्टन बोलते हैं अंकल जू क्या जो गाड़ी का टायर था आपने वो चेंज कर दिया है क्या? अंकल जू बोल रहे होते हैं हाँ मैंने गोली की आवाज सुनी थी, इसी वजह से मैंने फटाफट से टायर को चेंज कर दिया, चलो आके फटाफट से बैठ जाओ। अंकल जू बोल रहे होते सच में बिलीव करना काफी ज्यादा मुश्किल है कि हमारे इतने पास में एक म्यूटेंट स्नेक है जो कि कब से हमारे ऊपर ना घात लगाए बैठा था। यहाँ तक कि उसकी रेंगने की आवाज भी ना हम लोग को एक बार सुनाई नहीं दी। टोपी वाला बंदा बोल रहा होता है कैप्टन मेरे को माफ कर दो, आज मेरी गलती की वजह से सभी लोग जान खतरे में आ गई थी। वाइस कैप्टन बोल रहे होते हैं कि अब इन चीजों के बारे में बात करके ना कोई फायदा नहीं है, चलो फटाफट से जाओ और कार के अंदर बैठो। अगर हम लोग को यहाँ से बच के निकलना है ना तो फटाफट से भागना होगा, क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि वो स्नेक ना काफी ज्यादा पावरफुल था। मैं जो उसके ऊपर अटैक किया था ना वो उसे जल्दी हील हो जाएगा। जब वो लोग अपनी ट्रक लेके भाग रहे होते हैं
तभी जो स्नेक होता है वो उनका पीछा करना स्टार्ट कर देता है और फिर वो स्नेक उनकी गाड़ी के नीचे आते हुए उनकी गाड़ी को हवा में फेंक देता है और फिर पूरे ट्रक को अपने टेल में ग्रैब कर लेता है। अंदर वाले बंदे बोल रहे होते तो काफी ज्यादा बड़ा बीस्ट है। वाइस कैप्टन बोल रहा होता है फटाफट सभी लोग बाहर चलो, यहाँ पे स्नेक ने हमारे ट्रक को पकड़ लिया है और अब अपने फोर्स का यूज करते हुए ना ये हमको जोर से दबाएगा ताकि हम सभी लोग दबके मारे जाएं। फिर वो लोग अपनी पूरी फोर्स का यूज करते हुए ट्रक के गेट को खोलने लगते हैं। दोनों नए बंदे बोल रहे होते हैं बॉस ये खुल ही नहीं रहा, लगता है ये दरवाजा ना अटक गया है। वाइस कैप्टन बोल रहा होता है जल्दी करो, ये जो स्नेक है ना ये हमारे काफी करीब आ गया है, अगर यहाँ पे दरवाजा नहीं खुल रहा तो कोई बात नहीं, कांच को तोड़ के यहाँ से बाहर निकलो, पर तुम्हें कैसे भी करके ना बाहर तो निकलना ही होगा वरना बेकार में सभी लोग मारे जाओगे। तब तक के लिए स्नेक को ना मैं रोके रखता हूँ। अंकल वो बोल रहा होता है वाइस कैप्टन ऐसा मत करना, अभी हमारे लिए गोली चलाना काफी खतरनाक हो सकता है, हमारे पास में ही यहाँ पे ऑयल पड़ा हुआ है और अगर गलती से भी गन के शॉट की वजह से यहाँ पे आग लग गई तो सभी लोग मारे जाएंगे। पिंक वाला बंदा बोल रहा होता है अब हम क्या करें, लगता है हमारे पास में निकलने का ना कोई रास्ता नहीं बचा, आज हम सभी लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पे उन लोगों की तरफ दौड़ते हुए वो मुर्गी आने लगती है। टोपी वाला बंदा बोल रहा होता है ध्यान से देखो हमारी तरफ कुछ तो आ रहा है, देखने में ये किसी ना बर्ड टाइप का लग रहा है। चिढ़ते हुए कैप्टन बोल रहा होता है कि तुम सभी लोग ना पागल हो चुके हो, हमारी तरफ यहाँ पे कोई बर्ड नहीं बल्कि एक मुर्गी आ रही है। तभी अंदर वाले बंदे बोल रहे होते हैं वाइस कैप्टन क्या हम इस मुर्गी को मार दे। वाइस कैप्टन बोल रहा होता है नहीं ऐसा मत करना, क्योंकि यहाँ पे इस मुर्गी के ऊपर ना कोई बंदा बैठा हुआ है। वहीं जो हमारा जियाओलिंग होता है वो रोते हुए बोल रहा होता है प्लीज कोई तो मेरी हेल्प करो, ये मुर्गी मेरी बात ही नहीं मान रही, चाहे मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करने का कितना ट्राई क्यों ना कर लूं, ये रुक ही नहीं रही है। पिंक है वाला बंदा बोल रहा होता है कि आखिर ये बंदा कौन है, ये तो काफी ज्यादा कमाल का है, आज से पहले मैंने किसी भी इंसान को नहीं देखा कि वो यहाँ पे इतना इजीली ना बीच को कंट्रोल कर पा रहा है। टोपी वाला बंदा बोल रहा होता है कि पक्का से इस बंदे के पास में ना कोई सुपर पावर होगी जिसका यूज करते हुए ना ये मॉन्स्टर सब बीच को कंट्रोल कर सकता है, काश ऐसी सुपर पावर हमारे पास में भी होती तो फिर हमारे लिए यहाँ पे फाइट करना काफी आसान हो जाता। कैप्टन बोल रहा होता है कि तुम लोग ना फिर से गलत समझ रहे हो, यहाँ पे इस बंदे के पास में ना ऐसी कोई भी पावर नहीं है जिसका यूज करते हुए ना ये बीच को कंट्रोल कर सके। असल में जो वो बीस्ट है वो इसे घसीटते हुए यहाँ पर लेके आ गया है और उस बीस्ट से बचने के लिए ही ना वो उसके ऊपर बैठा हुआ भी है। तभी जो वो स्नेक है वो नोटिस करता है एक मुर्गी को अपनी तरफ आते हुए, इसी वजह से वो उस मुर्गी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहीं जो वो मुर्गी होती है उसे अपना सर घुमा लिया होता है ताकि वो जियाओलिंग के ऊपर अटैक कर सके। जियाओलिंग बोल रहा होता है मुर्गी तुम बहुत बुरी हो, मैं तुम्हारे एक्स को ना यहाँ मुझे नहीं फुड़ाता, मैं तो गलती से उनके ऊपर गिर गया जिससे वो फूट गए और तुम तब से लेके अभी तक मेरे को मारने का ट्राई कर रही हो, एक बार मुझे तुम ही बताओ कि तुम्हें इंसानियत है भी कि नहीं। तभी जो वो पूरी मुर्गी होती है वो अपनी बॉडी को बहुत शेक करने लगती है ताकि जो हमारा जियाओलिंग है वो उसके ऊपर से गिर जाए। जियाओलिंग बोल रहा होता है कि तुम बहुत बुरी हो, बिना किसी बात के तुमने इतना परेशान कर दिया, अब मैं भी तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक शेफ के हाथों में ना कितनी पावर होती है। ये बोलते हुए वो अपने हाथों का ही यूज करते हुए मुर्गी गर्दन को तोड़ देता है। जियाओलिंग बोल रहा होता है कि मेरे को तुम्हें नहीं मारना था, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से ही मुझे तुम्हें मारना पड़ गया। तभी जब वो स्नेक होता है वो काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए मुर्गी को बाइट कर लेता है। रिलैक्स होते हुए जियाओलिंग बोल रहा होता है कि फाइनली सब कुछ खत्म हो गया, इस मुर्गी की वजह से ना मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया था और मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकता हूँ। वैसे मुझे अभी एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर मैं हवा में क्या कर रहा हूँ, मुर्गी तो मर गई है तो हम नीचे क्यों नहीं गए, क्या जो ये मुर्गियाँ होती है उनकी बॉडी के पास में स्पेशल पावर होती है क्या, जो कि ये लोग मरने के बावजूद भी हवा में उड़ सकती है। पर जैसे ही वो नीचे देखता है वो काफी शॉक हो गया होता है क्योंकि उसको लगता है कि वो किसी वायर खंभे में अटक गया है। जियाओलिंग बोल रहा होता है कि पता नहीं कहां से ना ये वायर खंभा यहाँ पे आ गया, अब इतनी ऊंचाई से मुर्गी को उतारना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। फिर हमारा जियाओलिंग मुर्गी को ऊपर छोड़ के नीचे आने लगता है। जियाओलिंग बोल रहा होता है कि एक बात तो माननी पड़ेगी, इस खंबे को ना काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का बनाया है, इसको यहाँ पे छूने पे ना ऐसा लग ही नहीं रहा कि सीमेंट का बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी चीज की ना बहुत ही सॉफ्ट सी स्किन को छू रहा हूँ। लेकिन तभी जो वो स्नेक होता है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। शॉक होते हुए जियाओलिंग बोल रहा होता है क्या खंबा मूव कर रहा है, क्या जो इंसानों की टेक्नोलॉजी थी वो इतनी आगे बढ़ गई क्या कि वो अपने खंबे को मूव भी करा पा रहे हैं। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि जिसपे वो चढ़ा हुआ है वो कोई खंबा नहीं है बल्कि एक स्नेक है। घबराते हुए जियाओलिंग बोल रहा होता है क्या एक स्नेक, आखिर जो नॉर्मल स्नेक्स थे वो इतने बड़े कब से होने लग गए, ये जो म्यूटेंट बीस्ट है ये नॉर्मल के मुकाबले ना काफी ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा म्यूटेंट बीस्ट ना मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। तभी जो वो स्नेक होता है वो पूरे के पूरे चिकन को एक ही बार में निगल लेता है। वही हमारे जियाओलिंग इस मौके का फायदा उठाते हुए जाने का ट्राई कर रहा होता है। जियाओलिंग सोच रहा होता है कि वो चिकन इतना बड़ा था, पक्का से उसे खाने में ना काफी टाइम लग जाएगा, तब तक के लिए मेरे पास में काफी अच्छा मौका है यहाँ से बाहर निकलने का। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो काफी शॉक रह गया होता है
क्योंकि उस स्नेक ने पूरे चिकन को एक ही बार में खत्म कर दिया होता है। जियाओलिंग बोल रहा होता है, ब्रदर स्नेक, क्या तुम्हारे घर के लोगों ने तो मैंने नहीं सिखाया क्या? हमें कभी भी खाने को ना ऐसे नहीं निकलना चाहिए, आराम से बाइट करके धीरे धीरे खाना चाहिए। और वैसे भी इतने बड़े चिकन खाने के बाद में तुम्हारा पेट भर गया होगा, अब तुम्हारे पेट में जगह ही नहीं होगी ना कि तुम मुझे खा सको, तो इसी वजह से प्लीज कम से कम मेरे को तो छोड़ दो। लेकिन अभी भी जो स्नेक होता है वो जियाओलिंग को घूर रहा होता है। जियाओलिंग सोच रहा होता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जो ये स्नेक है ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। फिर दौड़ते हुए जियाओलिंग बोल रहा होता है कि स्नेक तुम बहुत बुरे हो, अगर तुमने मुझे आज खाया ना तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि पक्का तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। जियाओलिंग के पीछे जाने की वजह से स्नेक ने ट्रक को छोड़ दिया होता है। टोपी वाला बंदा बोल रहा होता है ये तो कमाल हो गया, हम सभी लोग बच गए। उस बंदे के पीछे भागने के बाद में ना स्नेक ने हम पे ध्यान ही नहीं दिया। दूसरा वाला बंदा ही बोल रहा होता है कि गॉड ने हमारी हेल्प करी है यहाँ से बचने में, वरना यहाँ से हमारे लिए बच कर निकलना ना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। कैप्टन बोल रहा होता है कि ये भी काफी अच्छी बात है, कार स्टार्ट हो गई है। टोपी वाला बंदा बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, इसका मतलब बिना किसी दिक्कत के हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वाइस कैप्टन बोल रहा होता है नहीं, हम नहीं जाएंगे। बाकी बंदे बोल रहे होते हैं वाइस कैप्टन आखिर आप कैसी बातें कर रहे हो, अभी हमारे पास में यहाँ से निकलने का ना काफी अच्छा मौका है, अगर तो हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकले तो उस बंदे को मारने के बाद में स्नेक हमारे पीछे आएगा, और अगर उस स्नेक ने हमारी गाड़ी पे फिर से अटैक किया ना तो हम संभाल नहीं पाएंगे और पक्का से जो हमारी गाड़ी है वो ब्लास्ट हो जाएगी। पिंक वाला बंदा भी बोल रहा होता है हाँ वाइस कैप्टन बात समझिए, हमारी कार के अंदर सिर्फ हम ही लोग नहीं बहुत सारा खाना भी रखा हुआ है, अगर इतना खाना हम लोग सेफली हेडक्वार्टर नहीं पहुंचा पाए तो जो मिलिट्री के लोग है ना वो भी नहीं छोड़ेंगे। अगर मान लो कि हम लोग जिंदा बच गए और खाना नहीं बच पाया तो उसके बावजूद भी ना वो हम लोग को मार डालेंगे। वाइस कैप्टन बोल रहा होता है कि उस बंदे ने हमारी हेल्प करने के लिए अपनी जान पे दाव लगा दी है, अगर वो बंदा यहाँ पे नहीं आया होता ना तो स्नेक से हम लोग कभी नहीं बच पाते। और अब जबकि वो बंदा स्नेक को अपने पीछे लेके जा चुका है तो तुम सभी लोग यहाँ पे बोल रहे हो कि उस बंदे को हम लोग अकेला छोड़ दे। हम सभी लोग ना सोल्जर्स हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है आम लोग को बचाना, और अभी हम सभी लोग यहाँ पे एक ऐसे बंदे को छोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अभी 2 सेकंड पहले ना हमारी जान बचा के यहाँ से गया है। मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है क्या कि तुम लोग यहाँ पे किस हिसाब से बात कर रहे हो। वाइस कैप्टन की बातों को सुनने के बाद में वो सभी लोग जो कि जाने के बारे में बात कर रहे थे वो लोग रियलाइज करते हैं कि वो लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। तो अभी 2 बंदे आगे बढ़ते हुए बोलते हैं हाँ कैप्टन हम लोग भूल गए थे कि आगे एक सोल्जर होने के हिसाब से हमारा क्या काम होता है, लेकिन आपकी वजह से हम लोग को फिर से याद आ चुका है कि कभी भी एक सोचा काम ना खाना बचाना नहीं होता, हमारा काम होता है लोगों की जिंदगियां बचाना, और अगर हम लोग ये काम नहीं कर सकते तो हमारे यहाँ पे होने का कोई फायदा ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात हम लोग को सिखाया जाता है कि बैटलफील्ड में मारे जाओ लेकिन कभी बैटलफील्ड से ना भागो मत, अगर हम लोग आज यहाँ से भाग गए ना तो कभी भी आईने में ना खुद को नहीं देख पाएंगे। गाड़ी को स्टार्ट करते हुए कैप्टन बोल रहा होता है ठीक है फिर आखिर वेट किस बात का, अगर यहाँ पे चलने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है तो चलो उस बच्चे को बचाने चलते हैं। उस बच्चे को पता चलना चाहिए कि आखिर उसने यहाँ पे ना किसकी हेल्प करी है। सोल्जर्स बोल रहे होते हैं हाँ उस बच्चे की हेल्प करने के लिए हम किसी भी हद पे जाएंगे, अगर यहाँ पे और कुछ नहीं भी हो पाया ना तो हम स्नेक से फाइट करेंगे ताकि उस बच्चे को हम लोग सेव कर सके। वही सीन चल होता है, हम देखते हैं फेई को जो कि फाइनली छत से नीचे उतर गई होती है। जब उतरते ही फेई आसपास में देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। फेई सोच रही होती है कि आखिर जो जियाओलिंग था वो कहाँ पे चला गया। जब वो हमारे जियाओलिंग को ढूंढते हुए बाहर निकलती है तभी जो मुर्गियां होते हैं वो उस पर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहाँ पे फेई को याद आता है जियाओलिंग के प्लान के बारे में कि कैसे उसने फेई को मुर्गियों को पीटने के बारे में बताया था। फिर जो फेई होती है वो अपने पास वाले फेंस को उखाड़ देती है। फेई सोच रही होती है कि मेरा काम है इन सभी को कैद करना, फिर वो सिर्फ 2 सेकंड के अंदर फेंस को मोड़ते हुए सारी की सारी मुर्गियों को कैद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा जियाओलिंग अभी भी स्नेक से बचते हुए भाग रहा होता है। चिल्लाते हुए जियाओलिंग बोल रहा होता है सिस्टम मैं मरने वाला हूँ, क्या यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो क्या, फटाफट से मेरे सामने आओ और मेरी हेल्प करो। सिस्टम बोल रहा होता है ब्रदर जियाओलिंग अगर मैं सच कहूँ ना तो मुझे आपकी हेल्प करने का मन कर रहा है, पर यहाँ पे दिक्कत की बात तो ये है ना कि आपके पास आपका स्टॉल है ही नहीं, अगर आपके पास में आपका स्टॉल होता तो इससे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन अब स्टॉल ना होने की वजह से आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको यहाँ पे स्नेक को खुद संभालना पड़ेगा। तभी जब वो स्नेक होता है वो जियाओलिंग के सामने आ गया होता है और फिर अपनी पूंछ का यूज करते हुए वो जियाओलिंग को बांध भी लेता है। चिल्लाते हुए जियाओलिंग बोल रहा होता है कि थोड़ा हल्के से दबाओ, तुम्हें नहीं पता ना कि तुम्हारी वजह से मेरा बहुत कुछ दब गया। तभी जब वो स्नेक होती है वो जियाओलिंग के काफी ज्यादा करीब आ गई होती है और वो हमारे जियाओलिंग को निगलने के लिए एक बड़ा सा मुंह खोल देती है। जियाओलिंग बोल रहा होता है कि कितनी गंदी बदबू आ रही है, स्नेक लगता है कि तुम्हारे घर वालों ने ना तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया, अगर तुम्हारे मुंह से इतनी गंदी स्मेल आएगी तो पक्का है तुम्हारा शिकार ना बदबू की वजह से मार जाएगा। वैसे 1 सेकंड रुको, मैं सब कुछ क्या बोल रहा हूँ, अभी ये स्नेक 2 सेकंड के अंदर मेरे को खाने वाली है और ऐसे मुश्किल वक्त के अंदर भी मेरे को बकवास सूझ रही है।
मुझे ना यहाँ पे बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। वैसे ही मेरे पास मरने का ना अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कि इसके पेट में जाने के बाद में मैं बेहोश हो जाऊंगा और मुझे कुछ भी नहीं होगा। तभी वो स्नेक जियाओलिंग को खाने के लिए उसे काफी ज्यादा पास में आ गया होता है। तभी जियाओलिंग को फिर से मुर्गी की आवाज स्टार्ट हो जाती है। चिढ़ते हुए जियाओलिंग बोल रहा होता है कि मुर्गी फिर से कहाँ से बोली, उन कमीने मुर्गियों की वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ और फिर से अब मुझे ना उन घटिया मुर्गियों की आवाज सुननी पड़ रही है। अगर गलती से भी वो मुर्गियाँ मेरे हाथ लग गई ना तो मैं पक्का से उन सभी को ना काट के रख दूंगा। वहीं हम देखते हैं फेई को जो कि उन मुर्गियों को लेकर जियाओलिंग की तरफ जा रही होती है। फिर वो एक बहुत ही ऊंची सी जंप लगाते हुए उन मुर्गियों को स्नेक के सर पे फेंक देती है जिससे कि वो स्नेक वहीं बेहोश हो जाता है। खुश होते हुए जियाओलिंग बोल रहा होता है, फेई फाइनली तुम आ गई। तुम्हें पता तुम्हारे आने से पहले मैं कितना घबरा गया था। अगर तुम यहाँ पे आने में 5 मिनट देर कर देती ना तो मैं नहीं बचता। जियाओलिंग सोच रहा होता है कि कहीं ना ये मेरी ही गलती थी। लगता है कि जियाओलिंग को समझाने में मैंने कोई गलती कर दी। मुझे इसको बताना होगा कि गेम खेलने में और काम करने में अंतर होता है और जब भी मेरी बात को समझना स्टार्ट कर देगी ना तभी मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर पाएगी। इतने ऊपर से गिरने की वजह से वो जो मुर्गियां होती है वही मर गई होती है। सिस्टम बता रहा होता है, होस्ट आपने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है। इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे मिलता है एक नया स्टॉल। हम देखते हैं जियाओलिंग के सामने वहाँ पे एक चमचमाती फूड ट्रक आ गई होती है। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।